जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग गवर्नमेंट बजट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, थोड़ा सा मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो गवर्नमेंट जो बजट होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट जो बजट होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है बजट रिसीट, क्या होता है, आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, बजट रिसीट, ठीक है। एक होता है बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। अब जो बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है, उसके बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। रिसीट का मतलब होता है एक तरीके से भारत के पास जो, या किसी भी कंट्री के पास बजट के रूप में क्या आता है कि पैसा आता है, मतलब एक तरीके से ये इनकम हो गया, पैसा आता है भाई, और एक पैसा खर्च होता है, मतलब ये एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर बात। अब जो बजट रिसीट है वो दो तरीके का होता था, जो हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा, पार्ट 1 में पढ़ा। जो बजट रिसीट था वो क्या था, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, और एक था कैपिटल रिसीट। क्या था, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। सेम उसी तरीके से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो बजट एक्सपेंडिचर होता है दो तरीके का, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता था रेवेन्यू, नहीं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, जब घाटा हो जाता है तब क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज पार्ट 2 में। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा और अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, लास्ट तक, ताकि आप लोगों को सारी जो परसेप्शन है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में आखिरकार क्या बोला गया, तो पहले स्लाइड में बोला गया बजट एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम लोगों ने बजट रिसीट हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में पढ़ रखा है। बजट जो एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड, मतलब क्या, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, कि आने वाले साल के लिए, जैसे 1 फरवरी को बजट रिलीज होता है कि नहीं। अब 1 फरवरी को जब बजट रिलीज होता है, उसके आने वाले साल, मतलब क्या, 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च के लिए, 1 अप्रैल 31 ऑफ मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर होता है कि नहीं, हमारे देश का। तो जो बजट पेश किया जाता है कि भाई हमने इतना खर्चा करना है कि नहीं। एक है कि हमने कितना इनकम करना है, वो रिसीट में पता चलेगा, है कि नहीं, और हमने कितना खर्चा करना है वो एक्सपेंडिचर में पता चलेगा। दो तरीके का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बोला गया कि एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एसेट, ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो, उसमें ना तो एसेट का क्रिएशन होता है, क्या कि एसेट, ना कोई संपत्ति बनती है, ना एसेट का क्रिएशन होता है, नॉर लाइबिलिटी, ना तो लाइबिलिटी होती है, ना कि चुकाना पड़ता है। तो ये आप समझ सकते कि इसका जो भी खर्चा होता है, जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं इसमें, ना तो वो एसेट को क्रिएट करता है, ना ही तो लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, कि किसी को पैसा भी नहीं देना है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट एंड रिड्यूस अ लाइबिलिटी, क्या करता है, जो क्रिएट करता है एसेट को, क्या करता है, क्रिएट करता है एसेट को। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू अगर खर्चा किया जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सरकार की संपत्ति को बढ़ा रहा है, या फिर रिड्यूस कर रहा है, क्या रिड्यूस कर रहा है लाइबिलिटी की, कर्ज को कम कर रहा है, क्या कर रहा है, लाइबिलिटी को कम कर रहा है। तो इसके अंदर क्या आता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन, पेंशन वगैरह, सैलरीज वगैरह दिया जाता है जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। ग्रांट एंड सब्सिडीज, सब्सिडीज वगैरह दिया जाता है, जैसे गैस सब्सिडीज दिया जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, जैसे एजुकेशन लोन वगैरह दिया जाता है, हेल्थ सर्विसेज दिया जाता है फ्री में। तो वो सब सारे किस में खर्चे आएंगे, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। डिफेंस सर्विसेज, जो डिफेंस में, जैसे कि आप एरोप्लेन ले रहे हो, या आप आर्मी के लिए कुछ गोला बारूद ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, बंदूक ले रहे हो, तो वो आप सिक्योरिटी के लिए कोई काम कर रहे हो, डिफेंस सर्विसेज में जो भी खर्चा हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ना तो एसेट को क्रिएट कर रहा है, ना ही लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, अगर रोड बनाया जा रहा है, ब्रिज बनाया जा रहा है, बिल्डिंगें बनाई जा रही है, तो रोड बनाया जा रहा है तो भाई टोल टैक्स आएगा, सिंपल सी बात। परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी, अगर भारत सरकार लैंड खरीद रही है, या मशीनरी खरीद रही है, मशीनरी मतलब जैसे बड़ी बड़ी मशीनें खरीदती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो सब सारा क्या आएगा, कहीं ना कहीं वो हमारे को क्या करेगा, एसेट को क्रिएट करेगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, अगर इन्वेस्ट कर रही है शेयर्स में। लोन्स टू द स्टेट, अगर लोन दे रही है किसको, स्टेट को। एंड फॉरेन डायरेक्ट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, अगर दूसरे गवर्नमेंट को, जैसे मान लो कि
सऊदी अरेबिया को भारत सरकार ने लोन दिया, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दिया, तो उस पर क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है कि नहीं। तो वो क्या करता है, क्रिएट अ रीपेमेंट ऑफ लोन, और जो लोन का रीपेमेंट किया जाता है, अब भारत सरकार ने किसी से लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट किया, इसका मतलब क्या किया, वो रिड्यूस किया लाइबिलिटीज को, क्या किया, रिड्यूस लाइबिलिटी, है कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैपिटल और एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या अभी मैंने पढ़ा कि इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ना तो एसेट क्रिएट करता है, और इट डज नॉट कॉजेस एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, और ना ही लाइबिलिटी को कम करता है, लाइबिलिटी को भी कम नहीं करता। जैसे कि एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इन ओल्ड एज पेंशन, सैलरीज, स्कॉलरशिप्स, तो उससे क्या हो रहा है, कभी भी कोई सैलरीज वगैरह दिया जा रहा है तो वो, या स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है भाई, है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर, तो वो कभी भी हमारे सरकार के लिए एसेट का क्रिएशन का काम नहीं करता है। और क्या करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरी बात की लाइबिलिटीज को रिड्यूस नहीं करता है। जैसे कि अगर भारत कहीं नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, जैसे मान लो कि केरला में फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया कहीं भी, तो उस पर जो खर्च करती है सरकार, उस पर जो एक्सपेंडिचर करती है, तो वो कभी भी लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं करती है, क्लियर। इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है भाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स है, तो वेजेस, बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट है, सब्सिडीज है, डिफेंस परचेज है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस कर रखा है। तो अगर बोला जाएगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप लोग इस चार में से कोई ना कोई लिख सकते हैं, दो तीन तो याद ही रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्लियर। तो आई होप सो ये वाली चीजें कंप्लीट होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। तो दूसरा क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इट क्रिएट अ एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या करता है, ये क्रिएट करता है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। मान लो सरकार ने या किसी मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या किया, मान लो कि सरकार ने रिलायंस में शेयर खरीद लिया, क्या रिलायंस में मान लो कि 1 लाख शेयर्स खरीद लिया, तो 1 लाख शेयर्स अगर भारत सरकार ने खरीदा है तो वो कहीं ना कहीं एसेट का क्रिएशन कर रहा है ना, वो पैसों को क्रिएट कर रहा है कि नहीं, वो भारत सरकार की पूंजी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। इट कॉजेज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज, अगर भारत सरकार ने किसी मान लो कि यूएसए से लोन ले रखा है, तो यूएसए को रीपेमेंट कर रहा है, रीपे कर रहा है उस पैसे को, या पैसे से रीपेमेंट हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइबिलिटी को कम कर रही है। इसमें इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग से क्या हो रहा है, एसेट का क्रिएशन हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, इससे भी एसेट का क्रिएशन हो रहा है। परचेज ऑफ शेयर, इससे भी एसेट का क्रिएशन हो रहा है। अगर लोन बाय द सेंट्रल बैंक टू द स्टेट, अगर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन वगैरह दे रही है, तो इसका मतलब क्या, बाद में वो स्टेट क्या देगा इसको, भारत सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देगा, तो मतलब एसेट का क्रिएशन हो रहा है। तो ये बात याद रखना है, क्लियर। यहाँ तक आई होप सो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब आते हैं कि एक होता है कि प्लान होता है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि सरकार प्लान करती है कि भाई हम लोग ये करेंगे, तो वो सब काम तो करती ही है, लेकिन कभी कभी नॉन प्लान तरीके से भी खर्चा करना पड़ता है। तो हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर में, तो कभी भी अगर पूछा गया बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक तरीके से बजट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर में, तो प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्लान प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपमेंट, कि कोई सरकार ने प्लान बजट में डिस्कस करा है कि उस पर हम लोग खर्चा करेंगे, तो वो जो है वो खर्चा, जैसे मान लो कि सरकार ने हर हर घर नल या जल वाला जो है वो प्रोग्राम निकाला है, हर घर नल और जल, ठीक है, हर घर नल का, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें जो खर्चा हो रहा है वो प्लान तरीके से हो रहा है, उसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो प्लान तरीके से हो रहा है, मतलब वो किसके अंदर आ गया, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द, कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, मदद करती है कि आप ये काम करो, कोई भी प्रोग्राम्स है तो उसमें आधा खर्चा से आधा से ज़्यादा खर्चा भारत सरकार करती है, तो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ब्रॉडली ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन द प्लान एक्सपेंडिचर, जो भी प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा जितनी भी सारी खर्चे हैं, जैसे कि मान लो अचानक से क्या हो गया कि अर्थक्वेक आ गया, अब अर्थक्वेक के लिए तो कुछ रखा नहीं गया था, है कि नहीं, अर्थक्वेक आ गया, अब अर्थक्वेक पर जो खर्चा हो गया, जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड आने के बाद जो खर्चा हुआ भारत सरकार का वो क्या था, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था, वो क्या था, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था, जो कोविड पर खर्चा किया गया था।
Non-planned expenditure related to the expenditure on a routine functioning of the government. It includes the expenditure on a service of law, order, defense, subsidies. किसको कभी सब्सिडी बढ़ा दी, कभी घटा दी, तो ये सब जो है वो नॉन प्लान का हिस्सा रहता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे है टाइप्स ऑफ बजट। देखो बजट जो होता है जनरली तीन तरीके का होता है। एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट कब? जब जो बजट रिसीट रहेगा वो बजट एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। मतलब भारत सरकार के पास जितना इनकम आया है उसका अगर खर्चा के बराबर हो गया, मतलब जितना इनकम और खर्चा एक्सपेंडिचर बराबर हो गया, तो वो बैलेंस बजट। डेफिसिट बजट क्या होगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पिताजी कमा रहे 50,000 रुपया, इनकम है, रिसीट है एक तरीके का, और अगर वो खर्चा कर रहे हैं 70,000 रुपया, तो इसका मतलब क्या है कि खर्चा ज्यादा हो गया ना, तो वो बजट डेफिसिट, घाटा घाटा। ठीक है, सेम उसी तरीके से भारत सरकार में भी होता है। सरप्लस जब बजट रिसीट ज्यादा हो जाए, जब इनकम ज्यादा हो जाए, एक तरीके से इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर, अगर इनकम ज्यादा हो जाएगा एक्सपेंडिचर से। क्लियर? अब व्हाट इज बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो बजट का एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन द बजट रिसीट। जब ज्यादा हो जाता है तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बजट डेफिसिट। याद कर लेना, ठीक है। तो बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा? जो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे भाई? टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और माइनस करेंगे टोटल रिसीट से, है कि नहीं? तो बजट डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो टोटल रिसीप्ट होगा वो क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? बजट डेफिसिट, बजट का घाटा कितना है। क्लियर? यहाँ भी प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो गया इसका भी भाई। अब आगे निकलते हैं। अब आगे क्या है कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, कि कैसे हम लोग मेजर करते हैं डेफिसिट को। अब डेफिसिट, घाटा को मेजर करने का तरीका है भाई कि अगर भारत सरकार घाटा में है या घाटे में है उनके बजट, तो किन 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 आइटम्स में उनको मेजर किया जा सकता है, किन किन टाइप्स में। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इन दोनों से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये दोनों जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया? अब रेवेन्यू में डेफिसिट हो गया, है कि नहीं? तो रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर अ रेवेन्यू रिसीट, कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, क्योंकि रेवेन्यू का डेफिसिट बोला, अगर यहीं पर कैपिटल का डेफिसिट बोल देता तो फिर यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट हो जाता, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या रेवेन्यू डेफिसिट बोला है, तो रेवेन्यू डेफिसिट में जितना भी रेवेन्यू का खर्चा है, मतलब रेवेन्यू का खर्चा है वो ज्यादा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रेवेन्यू रिसीट से, तो हम लोग उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो हम लोग तीन तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर डेफिसिट हो गया है तो उसको हम लोग मैनेज कैसे करें, उसको रिकवर कैसे करें। तो थ्री वेज ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट, ये याद रखना भाई, लर्न जरूर कर लेना, इसको थोड़ा सा समझ लो। बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, आरबीआई एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम लोग उसको बोरोइंग करके, हम लोग पैसा ले लिए, हम लोग बाहर से लोन वगैरह ले लिया, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने बता रखा है पिछले वाले वीडियो में भी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है अगर गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सेल कर रही है गवर्नमेंट कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को, तो जो उससे पैसा आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। या जो वो किया जा रहा है, जो पैसा, मान लो कि भारत सरकार का इसमें 100% हिस्सेदारी है कोई भी कंपनी में, अगर उसमें से भारत सरकार ने 20% बेच दिया किसी प्राइवेट को, तो वो 20% बेचा गया, उसके बदले जो पैसा आया है, जो रिसीट आया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कट इन एक्सपेंडिचर, आप क्या करो? सब्सिडी को कम कर दो, खर्चे को कम कर दो। तो खर्चे को भी कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट। अगर जो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है टोटल रिसीट से अदर देन द बोरिंग, इसमें बोरिंग इंक्लूड नहीं होता है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फिस्कल डेफिसिट में बोरिंग ऐड होता है कि नहीं? तो बोरिंग ऐड नहीं होता, जो भारत सरकार ने कर्ज ले रखा है। तो इसको अब सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको अगर माइनस करेंगे टोटल रिसीट से, टोटल रिसीट क्या होता है कि टोटल रिसीट होगा कि रेवेन्यू रिसीट और प्लस
कैपिटल रिसीट, अगर दोनों को प्लस करेंगे, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को अगर प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक तरीके से टोटल बजट डेफिसिट निकल जाएगा। अब उसमें से हम लोग बोरोइंग को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, बोरोइंग को ऐड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट अदर देन द बोरोइंग, अगर कोई बोरोइंग दिया हुआ है तो बोरोइंग को हम लोग माइनस करेंगे। इट हैज फॉलोइंग इम्प्लीकेशन, अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मतलब क्या, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाती है कि नहीं, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होने से, है कि नहीं। नेशनल डेट, उसमें भारत सरकार का कर्ज जो होता है वो बढ़ जाता है। विशियस साइकिल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट एंड लो ग्रोथ, लो जीडीपी ग्रोथ, अगर फिजिकल डेफिसिट हाई होगा, अगर फिजिकल डेफिसिट हाई हो जाता है तो हमारा जीडीपी क्या होगा, कम ग्रो करेगा। जीडीपी क्या होगा, जीडीपी कम ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि भाई फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई भी सरकार फिजिकल डेफिसिट को कम अमाउंट पे रखती है तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अच्छा बात होता है। और फिजिकल डेफिसिट अगर नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। नहीं तो क्या होता है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट का जो छवि होता है या गवर्नमेंट का जो इंप्रेशन होता है वो खराब होता है लोगों के या इकोनॉमिक्स के नज़रों में। क्लियर, तो आई होप सो। तो फिजिकल पॉलिसी जितना कम हो उतना अच्छा है हमारा, फिजिकल डेफिसिट जितना कम होता है हमारे देश का उतना ज़्यादा हाई ग्रोथ होता है, हाई ग्रोथ होगा हमारा, क्यों, क्योंकि घाटा कभी भी अच्छा नहीं होता है, और फिजिकल डेफिसिट खास करके। क्लियर, अब आते हैं जो लास्ट है, लास्ट क्या है भाई, प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालना हो तो फिजिकल डेफिसिट पहले निकाल लेना, उसमें माइनस कर देना है इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, प्राइमरी डेफिसिट। याद रखना, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट बोरोइंग ऑन द अकाउंट ऑफ द करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड द करंट ईयर रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। वो ये बतलाते हैं कि भारत सरकार ने कितना पैसा जो है एक तरीके से बोरो करा है, क्या करा है, बोरो करा है, बोरोइंग ऑन द अकाउंट ऑफ करंट ईयर के, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर के हिसाब से, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर के हिसाब से सरकार ने कितना बोरो करा है। बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट क्या होता है भाई, जल्दी से देख लेते हैं। हम लोगों ने तीनों चीज सीखा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये तीनों अच्छे तरीके से लर्न कर लेना आप लोगों को। अब बैलेंस और अनबैलेंस बजट, बैलेंस बजट क्या होता है, बैलेंस बजट इज द बजट इन विच अ गवर्नमेंट रिसीट आर इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट का रिसीट होता है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बराबर हो गया, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से अगर बराबर हो गया, खर्चे से बराबर हो गया, तो हम लोग उसको बोलेंगे बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट क्या होगा कि गवर्नमेंट का रिसीट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जब बराबर हो जाए। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट है हमारे पास अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट समझ में आया था, मैंने बोला अनबैलेंस बजट जो होता है वो दो तरीके से, सरप्लस और एक डेफिसिट बजट। सरप्लस जानते ही हो, जब गवर्नमेंट का रिसीट बड़ा हो जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से तो वो सरप्लस होगा। डेफिसिट कब होगा, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रिसीट गवर्नमेंट का, तो वो हमारा डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर, आई होप सो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करी। अब जो मैं डिस्कस करूँगा वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा, और न्यूमेरिकल्स हर एक चैप्टर का जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और कैसा लगा आप लोग को वीडियो जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, यहाँ पर नोट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।